सर, अपने यूरोप जाने का एक अनुभव बताएं। क्या वजह थी और क्या मकसद था इसके पीछे आपका? इस बार यूरोप से भी ज़्यादा समय मैंने सेंट्रल अमेरिका में बिताया। निकारागुआ देश है, तो निकारागुआ में 3 बातों को समझने और नज़दीक से देखने के लिए गया। एक तो वहाँ आदिवासियों को ऑटोनॉमी दिया है, ऑटोनॉमी एरिया दिया है। निकारागुआ देश के करीब 50% हिस्सा जो है स्वशासन के लिए आदिवासियों को सौंप दिया है। तो मैं उसको देखने के लिए गया और वो सुंदर है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ नारा लगाते थे कि गांव का झगड़ा गांव में निपटेगा वगैरह, लेकिन वहाँ लोगों ने करके दिखाया है कि गांव में स्वशासन है, गांव की समस्याएं गांव वाले स्वयं बैठ के ठीक करते हैं, जल जंगल ज़मीन पर समाज का अधिकार है, सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो कुल मिला के स्वशासन का जो संदर्भ है, आदिवासी स्वशासन का संदर्भ वहाँ देखने को मिलता है। दूसरा, उन्होंने जो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था पर काम की है कि केंद्रित अर्थव्यवस्था जो है, बड़े बड़े कंपनियां आएंगे, देश के सारे जल जंगल ज़मीन को छीनेंगे और बाकी लोग सब गरीब होकर पलायन करेंगे। इस स्थिति के बदले कैसे एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था खड़ा कर सकते हैं, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था खड़ा कर सकते हैं, जिसको इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। तो उसको मजबूत करने का कोशिश निकारागुआ में हुआ है, उसको भी नज़दीक से देखने को मिला। और तीसरा, जो पुलिस रिफॉर्म का काम जो हुआ है, वहाँ पुलिस जनता के पक्ष में खड़े होकर जनता को मदद करने वाले एक ताकत के रूप में वहाँ के लोग उनको देखते हैं। वहाँ जो पॉपुलैरिटी सर्वे होता है, तो पॉपुलैरिटी में सबसे ज़्यादा नंबर प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ को नहीं मिलता है, पुलिस चीफ को मिलता है, क्योंकि लोग कहते हैं वो सबसे अच्छी एक महिला है। तो क्योंकि पुलिस को जनता को सहयोग करने वाले एक समूह के रूप में, जनता की समस्याओं को हल करने के एक ग्रुप के रूप में उन लोगों ने उभारा है। यहाँ जैसे होता है पुलिस एकदम जन विरोधी, पुलिस एक आतंक का पर्याय जो हो गया है भारत में, और सारे ताकत दिखा के लोगों के आवाज़ को कुचलने वाले और गलत तरीके से काम करने वाले लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले एक ताकत के रूप में जो पुलिस उभर रहा है इस देश में, उसके विपरीत निकारागुआ में पुलिस जनपक्ष में, जनता के पक्ष में काम करने जो अनुभव अपने वहाँ, जो अनुभव आपने अमेरिका में लिया या इसमें लिया है, निकारागुआ में लिया है, वो अनुभव यहाँ कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे या किसी को कैसे गवर्नमेंट को बताएंगे, किस तरह से, क्या है उपाय? अब इस पर हम लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में जब कोलंबिया में देखा या ब्राज़ील में देखा, अलग अलग देशों में जो देख रहे हैं उसको हम रिपोर्ट में लिख रहे हैं और चारों तरफ भेज रहे हैं, ताकि पढ़ने वाले लोगों के ऊपर उसका असर पड़े, और उसको पब्लिश भी कर रहे हैं, अलग अलग मैगज़ीन में पब्लिश भी कर रहे हैं। तो इसको लोग समझें, क्योंकि समय आ गया है गवर्नेंस पर पुनर्विचार करने का। गवर्नेंस माने एक देश को कैसे चलाना है, गरीबों के पक्ष में कैसे चलाना है, वंचितों के पक्ष में कैसे चलाना है, इसको सीखने का समय आ गया है। क्योंकि सिर्फ सरकार चलाना पर्याप्त नहीं है, सरकार कैसे चलाते वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसके पक्ष में चलाते वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि सरकार में बैठने वाले लोगों को अंतिम व्यक्ति के बारे में पहले सोचना चाहिए। अब यहाँ तो सब बड़े लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, गरीबों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, उनके जल जंगल ज़मीन छीन रहा है। तो ये कोई सरकार चलाने का तरीका ही नहीं है। तो 65 साल में हमने सरकार चलाना नहीं सीखा, गवर्नेंस सिस्टम नहीं सीखा, वैसे कि वैसे चला रहे हैं कि हमको बराबरी पसंद नहीं है इसलिए जाति व्यवस्था वैसे कायम है, बराबरी पसंद नहीं है इसलिए महिला पुरुष में विषमता कायम है, बराबरी पसंद नहीं है इसलिए हमारे सामंती व्यवस्था आज भी कायम है। तो बराबरी को नकारने वाला एक समाज जो है, ये कोई अच्छा समाज नहीं। मनुष्य सब बराबर है, फिर इसमें बदलाव कैसे लाया जा सकता है, क्या उपाय है? एक तरफ सरकार, आज जो एक तरफ सरकार कांग्रेस और भाजपा, ये पार्टियां, कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कोशिश में लगी हुई हैं और 65 सालों से यही चलता आ रहा है। आज इनके बीच में एक नई पार्टी उभर के आई है, आम आदमी पार्टी की, जिसको हैंडल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं।
क्या इनके विचारों से आप सहमत हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल कल परसों में उन्होंने दिल्ली में अपना रिजाइनेशन दे दिया, त्याग पत्र कर दिया, इससे कहाँ तक सहमत हैं आप? देखो, पार्टियां पुराने भी हैं, नए भी हैं, और इस प्रकार के उधल पुधल तो देश में होती रहती है। 5000 साल से देश चल रहा है, 5000 साल और चलेगा, ठीक है। इसलिए ये छोटे मोटे उधल पुधल से व्यवस्था नहीं बदलती, ठीक है। पार्टियां बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं, नेता बदलती हैं, व्यवस्था बदलती है मानसिकता बदलने से। मनुष्य की मानसिकता नहीं बदली है, तो बाकी सारे जो ड्रामा हम कर रहे हैं, दिल्ली में कौन बैठेगा, भोपाल में कौन बैठेगा, जयपुर में, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है मनुष्य की सोच बदलने के लिए, आदिवासियों के, दलितों की, वंचितों की समस्या हल करने के लिए पूरे देश निकल पड़ा है कि नहीं निकल पड़ा है। जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हमने कुछ खास सोच बनाए कि नहीं बनाया है। महिलाओं के और वंचितों की स्थिति ठीक करने के लिए हमारे कोई विशेष अभियान है कि नहीं? कोई अभियान नहीं है। हम कह रहे हैं कि दिल्ली में कौन बैठेगा, ये दिल्ली में बैठने से थोड़ी होगा। आप एकता परिषद के मुखिया हैं, एकता परिषद को आप 2000 से लेकर के चल रहे हैं, 98 से 98 से आप लेकर के चल रहे हैं, और इसमें काफ़ी आपने काम किया है देहाती क्षेत्रों में, जंगलों के इलाकों में, आदिवासी इलाकों में। आज तक जो काम किया है उसका परिणाम भी सामने आया है, जो आदिवासियों को आज सरकार मानने लगी, जो पहले यूजलेस समझ को उनको जंगली बना करके छोड़ दिया था, आज बहुत सा बदलाव आया है, ये मैंने देखा है। ये एकता परिषद के बैनर से आपने जो काम किया वो सराहनीय है। लेकिन जो मानसिकता बदलने की बात आज कर रहे हैं आप, आदिवासी आज भी उन अपने अधिकारों से वंचित हैं, आज भी सुविधाओं से वंचित हैं। तो ये वंचित जो आज हैं वो क्या कारण है जो उनकी मानसिकता अभी बदली या नहीं बदली? क्योंकि आदिवासियों की मानसिकता तो बदली है, आदिवासियों की, दलितों की मानसिकता बदली है। वो भी इस देश में एक इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जीना चाहती है। मानसिकता तो उनका है, लेकिन मानसिकता बदली नहीं है उन लोगों का जो पढ़े लिखे हैं, जो पैसे वाले हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं। हमारी मानसिकता नहीं बदली है। हम तो अभी भी सोच रहे हैं कि सत्ता बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। तो मानसिकता बदलने का मतलब है कि जाति व्यवस्था को जो पाल के रखा है उनकी मानसिकता बदलनी है। पुरुष ताकत को जो आज भी सही मानते हैं उनकी मानसिकता बदलनी है। सामंती व्यवस्था पर आज भी जिसको विश्वास है उनकी मानसिकता बदलनी है। पूरे आर्थिक संसाधन जो जगड़ के रखा है बाकी लोगों को नहीं देंगे, उनकी मानसिकता किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? तो मानसिकता बदलनी है जिन लोगों के पास ताकत है। मानसिकता सिर्फ उनकी नहीं बदलनी है जिनके पास ताकत नहीं है। ताकत जिसके पास नहीं है वो तो बदलते ही है। तो जब हम कहते हैं कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस देश के सत्ता संपत्ति पर कब्जा की है, अवसरों पर कब्जा की है, उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि देखो, दुनिया चलाने की तरीका ये नहीं, सबको लूट के, सबको कमाई अपने घर पे भर के, अपने आप को ताकतवर बनाने से एक राष्ट्र ताकतवर नहीं बनता है। राष्ट्र ताकतवर बनता है जब हम कहें हमारे देश में कोई भूखा नहीं है, कोई नंगा नहीं है, कोई वंचित नहीं है, कोई शोषित नहीं है। तब हम कहेंगे राष्ट्र की हिम्मत बढ़ गया, राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ गया। ये कैसे संभव है, कहाँ तक, कैसे इसको लागू किया जाए? एक व्यापक अभियान से संभव होगा, क्योंकि अभी तो इसलिए कि आप कंटिन्यू एक अभियान चला रहे हैं, जनादेश के तौर पे चलाया आपने, एक जन संवाद यात्रा की। तो मेरा अभियान नीचे की ऊपर की ओर है। मैं दिल्ली में, बॉम्बे में अभियान नहीं चलाया हूँ, मैं चलाया हूँ गांव-गांव में। इसलिए नीचे की ऊपर की ओर एक अभियान है। अभी मैं बहुत ऊपर तक नहीं आया हूँ, क्योंकि अभियान सिर्फ नीचे होने से फर्क नहीं पड़ेगा। अभियान नीचे होना, ऊपर भी होना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ जो लोग ऊपर शहरों में रहते हैं, शहरों के संगठनों के साथ जिनका संबंध है, वो ऊपर से एक हवा चलाएं परिवर्तन के लिए, और हम लोग नीचे से एक हवा चलाएं, और ये हवा कहीं ना कहीं मिले। तो ऊपर जो ताकत रखने वाले लोग हैं वो सिर्फ ये ना सोचें कि सरकार बदलने से सब कुछ बदल जाएगा, नेता बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए उनको भी हवा चलाने की ज़रूरत है परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन। ऐसे लोग कुछ की सूची आपके पास में है जिनको लगता है कि इनको जिम्मेवारी दी जाए और ये जिम्मेवारी के साथ अपना काम को अंजाम दे सकें, और भारत के जनशक्ति, जो भारत की जो मानसिकता है वो उसमें बदलाव आए? आ सकता है, और लोग भी हैं,
ऐसे लोग देश में हैं जो सत्ता परिवर्तन से आगे व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचते हैं। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था बदलनी चाहिए, ऐसे सोचने वाले लोग हैं। क्या उनके बीच भी काम कर रहे हैं? उसके साथ संवाद जारी है। लेकिन अब आप जानते हैं कि चुनाव के जैसे माहौल आते हैं तो उस समय लोग इस प्रकार से चर्चा से मुक्त होके लगता है कि इस समय तो ज़रूरत है कि सरकार बदलने की। तो मैं मानता हूँ कि ये समय शायद सरकार बदलने की चर्चा में ज़्यादा लोग उलझे हुए हैं, लेकिन सरकार बदलने का कार्यक्रम हम लोग 65 साल से कर रहे हैं। व्यवस्था बदलने का काम हम लोग नहीं किए हैं और हर सरकार कहते हैं कि हम व्यवस्था बदल देंगे। राजनीति में किया नया नाम अरविंद केजरीवाल, क्या इनके विचारों से आप सहमत हैं? जी, बाकी लोगों से भिन्न है अरविंद, क्योंकि वे व्यवस्था परिवर्तन क्या जो ये कर रहे हैं आज, ये व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं और विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं उससे भी ज़्यादा महत्व की बात है क्या करते हैं। क्या करते हैं क्योंकि आपके पद्धति में अगर वो इनबिल्ट नहीं है। 49 दिनों के आप चूंकि बाहर थे, विदेश में थे, आपकी नज़र भी मेरे ख्याल से इधर रही होगी इनके क्रियाकलापों पे। क्या महसूस किया 39 दिनों के कार्यकाल में इन्होंने जो काम किया? मैं बहुत नज़दीक से उसको देखा नहीं और मैं हमेशा ये मानता रहा हूँ इन्होंने बिजली और पानी के मुद्दे पे ही एक अपनी सरकार को आलंगित किया। हमने बिजली का दाम कम किया और फिर रिलायंस और टाटा के ऊपर में प्रहार करते रहे, ये पूरा समय बीता। अब ये कहते हैं कि हमें जनता काम करने नहीं देती, ये सरकार काम करने नहीं देती, जिसकी वजह कर ये पद छोड़ना मेरे लिए मुनासिब है। इसलिए मेरा जो सोच है कि मैं मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री क्या करते हैं यार, नहीं, तमाम व्यवस्था के ऊपर में आप थोड़ा सा उस चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे सोच का ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं आप। इसलिए मेरा सोच का दायरा ही भिन्न है। मैं सोचता हूँ कि सामाजिक संगठन बननी चाहिए, सामाजिक आंदोलन होनी चाहिए और सामाजिक आंदोलनों की आवाज़ के दम पर देश की परिस्थिति बदलने के लिए सरकारों को बाध्य करना चाहिए। मैंने कभी नहीं माना है कि कोई एक व्यक्ति सत्ता में आने से सब कुछ सुधार देगा, क्योंकि हमने मोरारजी भाई को सत्ता में आते हुए भी देखा है, वीपी सिंह को सत्ता में आते हुए देखा है। तो सत्ता परिवर्तन की जो कहानी इस देश में बहुत है और अच्छा भी है, सरकार बदलनी भी चाहिए। 1977 से सत्ता बदलने से सब कुछ बदल जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता और वो मान्यता से मैं ऊपर हूँ। इसलिए दोनों तरफ ताकत बने, एक तो जनता की ताकत बने और जनता के आंदोलन बढ़े और दूसरी तरफ सत्ता में अच्छे लोग आए, इसमें भी मुझे भरोसा है, क्योंकि क्यों गलत लोगों के हाथ में ये सत्ता क्यों जाए हमेशा। इसलिए दोनों तरफ से अगर हम एडवांस कर सकें, जन संगठनों की ताकत, जनता की ताकत और जनता के अभिलाषाओं को समझने वाले, जनता के आवश्यकताओं को समझने वाले प्रतिनिधि लोग सरकार में, तब दोनों तरफ से चीज़ों को बदल सकते हैं। सिर्फ एक तरफ से सब समस्याएं हल नहीं होगी। तो मैं अभी राजा जी के साथ में बैठा हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। क्या टाइम? एक सेकंड। हेलो हेलो, बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू सर।